नमस्कार दोस्तों। आज है 3 फरवरी 2022 और आज 3 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो मध्य प्रदेश में है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो सही जवाब है सेहत योजना के अंतर्गत, यानी अब दवाओं की होम डिलीवरी भी होगी। इसके बारे में बात करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैनिक कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन के तहत दवाओं की होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की गई है और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? आप सही जवाब दे सकते हो सेहत योजना के थ्रू। किसके थ्रू? सेहत योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो सही जवाब है 62 साल कर दी है। अब इसके बारे में बात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने एपी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देते हुए कहा कि यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। इससे पहले कानून में साल 2014 में संशोधन किया गया था। उस समय सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई थी। अब 60 साल से कितने साल बढ़ा दी गई है? 62 साल कर दी गई है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम लोगों को और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही है। मतलब इसका थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। अगला जो पॉइंट है, इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी। किन्हें किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी को किया गया है। इनके बारे में बात करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। अभी कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी बन गए हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो सही जवाब है ब्रेडन टेलर। क्या नाम है इनका? ब्रेडन टेलर। इनके बारे में बात करते हैं। तो ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। टेलर ने ICC एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ ही एंटी डोपिंग कोड से जुड़े एक अन्य आरोप को भी स्वीकार कर लिया है। टेलर ने 2004-2021 के बीच में 284 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने 17 शतकों के साथ 9,938 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
तो आईसीसी ने अभी किसे प्रतिबंधित किया है 3.5 साल के? ब्रेडन टेलर को किया है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अडानी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले साल 8 साल में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करते हैं। तो अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अगला जो पॉइंट है, कंपनी ने कहा कि इसमें से 60% धन उन 14 लाइसेंस के लिए जाएगा जो उसने हाल ही में हासिल किए हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने 14 अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण सीजीडी के अधिकार हाल ही में हासिल किए हैं। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड देश भर में कितने, अभी 8 साल में कितने इन्वेस्ट करने का प्लान है इनका? 20,000 करोड़ रुपए। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो सही जवाब है 5 ट्रिलियन डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। इसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना व्यक्त की थी। भारत इसके साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। तो कितनी उम्मीद है? 5 ट्रिलियन डॉलर की उम्मीद है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं, अब बात करेंगे हम केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में। यानी इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, क्या महंगा हुआ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें पूंजीगत व्यय परिव्यय में 35.4% की वृद्धि दर्ज की गई। 2022-23 में कुल खर्च का अनुमान 39.45 लाख करोड़ लगाया गया है, यानी 39.45 लाख करोड़ लगाया गया है। 2022-23 में उधार के अलावा 22.84 लाख करोड़ कुल प्राप्तियां रुपए होने का अनुमान है। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% बजट में अनुमान में 6.8% के मुकाबले रखा गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 रहने का अनुमान है, यानी कि अब भारत की जो जीडीपी 2022-23 में रहेगा वो कितना रहेगा? 6.4% रहेगा। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के कराधान की योजना, यानी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति किसे? क्रिप्टो करेंसी। किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्ताक्षरण से होने वाले किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। यानी अभी हाल ही में इस पे काफ़ी बवाल भी हुआ था, काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रही गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन, अगर आपके पास वर्चुअल पैसा है जैसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, तो आपके क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट का 30% टैक्स वसूलेगी। इसे पहले ये इलीगल था, अब इसे पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया है। यानी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अब लीगल हो गया है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद अलावा बात करते हैं रत्न और आभूषण के बारे में बात करते हैं। तो कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया, यानी अब रत्न और आभूषण सस्ते हो गए हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा, यानी अब हाईवे का जो बनने का प्रोस्पेक्टस है वो 25,000 किलोमीटर तक और बनाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, केन बेतवा परियोजना। इस परियोजना के थ्रू केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 14,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं एमएसएमई इमरजेंसी क्रेडिट लिफ्ट के लिए। तो एमएसएमई वालों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लिफ्ट गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाया जाएगा? मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवहुड, जिसे डेस स्टैक ई पोर्टल कहा जाता है, उसे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए और ड्रोन एज ए सर्विसेज के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल
चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति के तंत्र के लिए खुला मंच लॉन्च किया जाएगा। अब अगर हर घर नल से जल की बात करें, पानी के वाटर के बारे में बात करें तो 2022-23 में 3.1 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की और अगला जो पॉइंट है सबके लिए आवास यानी घर की अगर बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इसके अलावा नए पॉइंट की ओर बात करें तो उत्तर पूर्व के लिए नई योजना जिसे पीएम डिफाइंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन लॉन्च की गई है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेश हैं उनके लिए भी पीएम ने कुछ लॉन्च किया है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बैंकिंग के लिए बात करें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 45 जिलों में 45 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। अब हम बात करेंगे 3 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 3 फरवरी को वो कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं जो काफ़ी फेमस इंसिडेंट हुए रहे हैं। तो पहले पॉइंट है 1760 यानी सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदयगिर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया। यह कब किया था इन्होंने? 3 फरवरी को, आज ही के दिन 1760 में किया था। अगला जो पॉइंट है 1815 में विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया, यानी पनीर उत्पादन का पहला कारखाना कहाँ खुला? स्विट्जरलैंड में खुला। कब खुला? 1815 में खुला, आज ही के दिन यानी 3 फरवरी को। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई, यानी अगर बीएचयू के बारे में आपको ना पता तो मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपको सबको पता होगा बनारस में है, राइट, नाम से आपको लग रहा होगा, लेकिन कब शुरुआत की गई थी? 1916 में। किस दिन? आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट 1925 भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू की गई थी। कब की गई? तो 1925 में की गई थी। अगला जो पॉइंट 1934 पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे शुरू करने वाली कंपनी को आज लुफ्थांसा के नाम से जाना जाता है, यानी कब शुरू हुआ था? 1934 में हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन यानी 3 फरवरी को हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो 1945 यानी 1945 रूस द्वितीय विश्व युद्ध के जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर सहमत हुआ था। अगला जो पॉइंट है 1954 इलाहाबाद कुंभ मेले में हुए हादसे में 500 से अधिक की लोगों की मौत हो गई थी। अगला जो पॉइंट है 1969 यानी 1969 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई का निधन हो गया था। अगला जो पॉइंट है 1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। अगला जो पॉइंट है 1988 में पहली परमाणु पनडुब्बी जिसे INS चक्र भी कहा जाता है भारतीय सेना में शामिल हुआ था। कब शामिल होता? आज ही के दिन 1988 में शामिल हुआ था। अगला जो पॉइंट है 2008 में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के चोरी हुए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश में होने के संकेत मिले। ईरान के तटीय क्षेत्र में भारतीय कंपनी की 11 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडार भी मिला था। अगला जो पॉइंट है 2009 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन हेतु नया फार्मूला बनाया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने IPL टीम राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी। गेल इंडिया लिमिटेड एवं इफ्को ने प्राकृतिक गैस के क्षेत्र से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। ये कब किया था? सब 2009 को, यानी 3 फरवरी वाले दिन हुआ था। अगला जो पॉइंट है भारत चौथी बार बना अंडर-19 विश्व कप विजेता, यानी 2018 में भारत चौथी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता बना था। कब बना था? आज ही के दिन बना था। अब हम बात करेंगे 3 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है 1964 यानी 1964 को रघुराम राजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे, उनका जन्म कब हुआ था? 3 फरवरी 1964 को हुआ था। 1816 में राम सिंह दिनकर जिन्हें नामधारी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है, उनका कब जन्म हुआ था? 1816 को हुआ था, 3 फरवरी वाले दिन। 1980 में राखी सावंत जो कि बिग बॉस फेम है, उन्हें भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं जिनका जन्म 1980 में 3 फरवरी यानी आज ही के दिन हुआ था। 1958 यानी रीमा लागू हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री थी, तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 फरवरी 1958 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है 1938 वहीदा रहमान जो कि प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1938 को। 1909 सुहासिनी गांगुली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 3 फरवरी 1909 को हुआ था। अब हम बात करेंगे दोस्तों 3 फरवरी को हुए निधन के बारे में, यानी कौन कौन सी मशहूर हस्तियां हैं जिनका निधन 3 फरवरी को हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है 1969 यानी 1969 में CN अन्नादुराई तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका 3 फरवरी को निधन हो गया था।
अगला जो पॉइंट है 1978 यानी 1978 जहां महाकवि शंकर कुरूप का निधन हुआ था। 2000 में अल्लाह रखा खां सुविख्यात तबला वादक, भारत का सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादक थे, जिनकी मृत्यु 2000 में 3 फरवरी को हुआ था। अब अगले पॉइंट की ओर बात करें तो 1979 यानी कि 79 यानी राधा कृष्ण हिंदी के यशस्वी यशस्वी कहानीकार थे, जिनकी निधन 1979 में हुआ था 3 फरवरी को। अगला जो पॉइंट है 2016 यानी बलराम जाखड़ जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2016 को 3 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है 1951 यानी चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले समर्थकों में से एक थे। इनका डेथ कब हुआ था? 1951 1951 को हुआ था, आज ही के दिन यानी 3 फरवरी को दिन हुआ था। अब हम बात करेंगे 3 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया कि अभी हम इस पूरे सप्ताह वन अग्नि सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? वन अग्नि सुरक्षा दिवस मना रही है, पूरे सप्ताह तक चलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को और कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसे शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम कल मिलेंगे एक नए तरीके के स्किल के साथ, नए तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।